तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमने स्टार्ट कर रखा था ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का। आज है पार्ट नंबर 2। हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया था, अब करवाएंगे हम कि गुरुत्वीय विभव के मान में कैसे परिवर्तन आता है, या गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ तक होता है, या गुरुत्वीय त्वरण का मान में कहाँ कहाँ परिवर्तन आता है, यानी ध्रुवों पे मान कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पे मान कितना होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पे मान कितना होता है, पृथ्वी से ऊपर जाने पे मान कितना होता है, और पृथ्वी के केंद्र पे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मैंने काफी सारी चीजें करवा दी थी। 2000 चीजें वापस बची है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 4 प्रकार के बल होते हैं। आंतरिक बल होता है, बाह्य बल होता है, तीसरा संरक्षित बल होता है, और चौथा असंरक्षित बल होता है। बाह्य बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किसी कण पे बल लगाया जाता है, यानी वस्तु की बाहरी सतह पर लगाया जाने वाला बल बाह्य बल होता है, या किसी अन्य वस्तु द्वारा लगाया गया बल बाह्य बल होता है। आंतरिक बल होता है किसी वस्तु के स्वयं के पृष्ठ द्वारा या उसके अंदर जो मौजूद हुआ आंतरिक कणों द्वारा लगाया जाने वाला बल, उसका आंतरिक बल कहलाता है। ठीक है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, संरक्षित बल। संरक्षित बल वे बल कहलाते हैं जो बल कभी भी वस्तु के पथ पे निर्भर नहीं करते, यानी पृथ्वी ने किसी वस्तु पे आपने बल लगाया और बल उस वस्तु ने कहां तक गति की, उसने जो त्वरण उत्पन्न हुआ वह किस दिशा में गया, वह उसका पथ तय नहीं करता। हमने बल लगाया, उस टाइम उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, और उसके एंडिंग पोजीशन क्या होती है। 2-3 बल होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है, संरक्षित बल का उदाहरण होता है। दूसरा होता है विद्युत बल होता है। 11th-12th में स्टार्ट करेंगे इसको। विद्युत बल फर्स्ट टॉपिक है, उसमें भी इसको बताएंगे कि सेम टॉपिक है, चाहे गुरुत्वाकर्षण पढ़ लो और चाहे विद्युत विभव पढ़ लो, उसमें कुछ मान चेंज आएंगे, यहाँ ई है वहां कुछ मान अलग हो जाएगा, बाकी सेम के सेम ही चलेंगे। लेकिन हाँ, एक सेकंड, एक बल और होता है जिसका नाम असंरक्षित बल होता है, जो हमेशा कण के सतह पर निर्भर करता है। जैसे संघट होती है, टक्कर होती है, वे सारे इन्हीं के अंदर आते हैं, उनमें हमेशा पथ पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई थी। इसके बाद में एक मैंने बल बताया था, अभिकेंद्रीय बल। हमेशा याद रखना, अभिकेंद्रीय बल ऐसा बल होता है जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दर्शाता है। जैसे ऐसा बल जो हमेशा वस्तु को अपने पथ पे लाने का प्रयास करता रहता है, यानी वस्तु को, कोई वस्तु किसी केंद्र से r दूरी पे या d दूरी पे है, लगातार एक वर्ताकार गति कर देती है। जब वर्ताकार गति होगी उस कंडीशन में अभिकेंद्रीय बल उपस्थित जरूर होगा। हमेशा याद रखना, जब वर्ताकार गति स्टार्ट होती है तो उसमें अभिकेंद्रीय बल जरूर होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोई वस्तु केंद्र से r त्रिज्या के परिपथ में घूम रही है, लगातार अगर उसको उसी पथ में घुमाया जाए तो उस पर लगने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल हमेशा बाहर से केंद्र की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। एक चीज और बताई थी, हमेशा अभिकेंद्रीय बल एक सेकंड 1 मिनट प्लीज। हाँ, अभिकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की ओर लगता है, की ओर लगता है। यानी वस्तु घूम रही है, वस्तु को हमेशा अंदर रखने का प्रयास करेगा, वस्तु हमेशा बाहर जाने का प्रयास करेगी, और एक अभिकेंद्रीय बल उसको अंदर लाने का प्रयास करेगा। इसलिए एक युग्म बन जाएगा कि वस्तु बाहर जाने का प्रयास कर रही है और बल उसको अंदर लाने का प्रयास करिए। ये उदाहरण किसमें होता है? ये उदाहरण ग्रेविटेशन फोर्स में होता है, कि वस्तु को अपनी ओर खींचती है, एक बड़ी वस्तु एक छोटी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन छोटी वस्तु उतना ही बल वापिस लगाती है, उसे दूर जाने का प्रयास में करती है। इसलिए बल जो समान प्रकृति का लग रहा है, यानी अगर वस्तु वर्ताकार पथ पे घूम रही है तो वस्तु जितना बल बाहर लगाएगी उतना ही बल अंदर लगाएगी, जितना बल पृथ्वी किसी अन्य वस्तु पर लगाएगी वह वस्तु भी पृथ्वी पे उतना ही बल लगाएगी। केवल अंतर होता है तो दिशा का अंतर होता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव अंदर की तरफ होता है और अपकेंद्रीय बल सदैव बाहर की तरफ होता है।
ठीक है, कोई दिक्कत। एक ये भी बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल हमेशा त्रिज्या के लंबवत होता है, सॉरी त्रिज्या के सारे सारे होता है। अभिकेंद्रीय बल सदैव त्रिज्या के अनुदिश होता है। और त्रिज्या कैसी होती है? त्रिज्या मानो ये आर त्रिज्या है, ये वस्तु है, सदैव यही तो त्रिज्या है, अंदर की तरफ लगने वाला बल त्रिज्या कहलाता है। एक चीज, अभिकेंद्रीय बल को हम दर्शाते हैं एससी की सहायता से, यानी एक्सीलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को सेंट्रीपिटल त्वरण भी कहते हैं, या बल भी बोल सकते हो, ऐसे एफ सी भी बोल सकते हो। ठीक है, एसी काट तो आप एफ सी, इसका मान क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर, यही तो होता है। और ये क्या होता है? ये लंबवत होता है किसके? वेग, परपेंडिकुलर, एफ सी परपेंडिकुलर विद वेग, यानी वेग हमेशा ऊपर की तरफ होगा और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता रहेगा। ठीक है, मैंने कंप्लीट करवाया था जब हमने पढ़ा था, सारे त्वरण के प्रकार पढ़े थे, वहां बताया था। एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण होता है हमेशा वस्तु जिस पथ पे गमन कर रही है उसकी स्थिति के अलोंग होता है। ठीक है, अगर आपका वेग ज्यादा है तो स्पर्श रेखीय वेग ज्यादा होगा। वहां मैंने बताया था कि 80, अगर वेग ज्यादा तो के परपेंडिकुलर होगा, और अगर वेग कम है तो परपेंडिकुलर होगा वेग। अगर वेग ज्यादा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण वेग के अनुदिश होगा। यानी आपने किसी बाल्टी में पानी डाला, बाल्टी में पानी, अगर उसको तेज वेग से घुमाओगे वर्ताकार पथ पे तो उसका पानी बाहर नहीं गिरेगा। किसके कारण? स्पर्श रेखीय त्वरण के कारण। हमेशा ध्यान देने वाले, अगर आप किसी रस्सी पे कुछ ऐसी वस्तु रख दो जो एक दूसरे से चिपकी नहीं हुई, माना कि जैसे ये एक रस्सी, मान सकते हो इस पे कुछ बांधा मैंने और उसके ऊपर जरा सी कुछ चीजें रख दी और उसको एक ऐसा वेग दिया कि आप उस वेग से अगर घुमाते रहोगे तो वह वस्तु जो ऊपर रखी हुई थी वह नीचे नहीं गिरेगी, बिना बंधी हुई चीज भी नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन उसके लिए एक नियत वेग चाहिए। अगर उस वेग से कम होगा तो वस्तु नीचे गिर जाएगी। ठीक है, इसलिए ये होता है कि अगर आपका वेग ज्यादा है तो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण ज्यादा होगा, अगर आपका स्पर्श रेखीय त्वरण आपके समानांतर होगा। अगर आपका वेग कम है तो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण आपसे आपके विपरीत होगा, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर बताया था कि 3 वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन से? केपलर आया था, न्यूटन आया था और गैलीलियो आया था। केपलर के 3 सिद्धांत आए थे, वो आगे बताता हूं। लेकिन न्यूटन ने जो सारे सिद्धांत शुरू किए थे उन्हें सेव से पहले, न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था उसने स्टार्टिंग की थी कि चंद्रमा का वेग कितना होता है पृथ्वी के अनुदिश। जब उसने ये फॉर्मूला लगाया चंद्रमा के वेग ज्ञात करने के लिए, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ए त्वरण मान लिया, ओमेगा कोणीय वेग है, आर त्रिज्या, यानी पृथ्वी के अनुदिश चंद्रमा का वेग उसने निकाल लिया। फिर इसी के सिद्धांत से उसने आगे चीजों का प्रतिपथ किया। मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण सर्व आकर्षण करता है, सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लॉन्ग रेंज का बल है, छोटी रेंज का बल नहीं है कि आप अपनी आमतौर की जिंदगी में इसको यूज कर सको। ठीक है, तीसरी चीज संरक्षित प्रकार का, कभी पथ पर डिपेंड नहीं करता। चौथी चीज क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है, यानी किसी वस्तु पे आप बल लगाओगे उसने भी आप पे वापस बल लगाया, यही न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। ठीक है, आगे दिशा में हमेशा विपरीत होगा और परिणाम में हमेशा समान होगा। मैंने बताया था कि आप जितना बल लगाओगे वापस उतने बल लगा, केवल दिशा विपरीत होगी, आपकी दिशा उस तरफ और उसकी दिशा इस तरफ। ठीक है, हाँ, और किसी की दिशा मत समझना। एक, इसको कभी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। देखो सौरमंडल में ग्रह है, मंगल ग्रह के बाद में एक छोटे छोटे उल्का पिंडों की एक प्लेट बनी हुई है जो पृथ्वी को बाहरी कणों से बचाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति बृहस्पति के बाद में शनि और अरुण वरुण होते हैं, ये इन ग्रहों को बताया गया है बाह्य ग्रह। इन बाह्य ग्रहों और आंतरिक ग्रहों के बीच एक कौन सी लेयर बनी हुई है? एक लेयर बनी हुई है छोटे छोटे उल्का पिंडों की और कुछ कणों की।
बाहरी कणों की, ठीक है। उन पट्टी के बावजूद भी सूर्य इन बाह्य ग्रहों पे भी आकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी भी, ठीक है। इसलिए मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी काफी दूरी होने के बाद भी आकर्षण बल होता है और उसी आकर्षण के बल के कारण ज्वार भाटा, समुद्र में टाइड आता है। आप कभी बीच पे जाओ तो देख सकते हो। हाँ, दो पिंड आपको दे रखे, एक दूसरे से R1 मतलब सॉरी R दूरी पे दे रखे। M1 ने M2 को अपनी तरफ खींचा, इसलिए F21 और M2 ने F1 को अपनी तरफ खींचा, इसलिए F1, ठीक है। यानी दूसरे पिंड ने पहले को खींचा, पहले पिंड ने दूसरे को अपनी तरफ खींचा। दोनों बल एक दूसरे पर आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना F बराबर G M1 M2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। G का मान है, हमेशा याद रखना, G है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। केवल इसका मान याद होना चाहिए, 6.6 गुणा 10 की पावर -11। एक बार इसको सीजीएस में पूछा गया, अगर जब सीजीएस में मान पूछा जाएगा तो इसका मतलब वह पूछ रहा है कि मीटर की जगह सेंटीमीटर में, इसलिए हो जाएगा जी का मान सीजीएस में 6.67 गुणा 10 की पावर -8 CGS, ठीक है। नो दिक्कत, आगे बढ़े। अगर इसकी विमान निकालना चाहो तो जी की विमान निकाल सकते हो, F(R²M1 बटा। अब आती है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि विद्युत बल और स्थिर विद्युत बल, सॉरी गुरुत्वीय बल और स्थिर विद्युत बल समान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे कणों को अपने आकर्षित करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण केवल कणों को आकर्षित करता है, लेकिन स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षित भी करता है, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसको मीडियम की आवश्यकता होती है। ये नो मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम है। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी लिखी, ठीक है। हाँ, एक गुरुत्वाकर्षण बड़ी दूरी पे लगता है, जबकि परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों के मध्य लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? विद्युत, ठीक है। हाँ, इसका एक रेशियो भी होता है। क्या रेशियो होता है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा एक मिनट बाद में लिखा है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट करवा दी थी। ये कुछ न्यूमेरिकल थे, फिर आगे चलते। हाँ, केपलर के 3 नियम देख लो एक बार। केपलर ने कहा, पहले स्टार्टिंग में माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। ऐसा आइडिया लगाया कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं। लेकिन बाद में गैलीलियो ने कहा और केपलर ने कहा कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ नहीं घूमता, बल्कि सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह और घूमते हैं। साथ ही साथ सभी ग्रहों के उपग्रह अपने ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक ग्रह की कक्षीय चाल होती है, जो आगे पढ़ाया जाएगा। एक होती है स्वयं ग्रह की चाल, एक ग्रह की कक्षीय चाल और दूसरी ग्रह की कक्षीय चाल, उपग्रह की कक्षीय चाल, ठीक है। केपलर का पहला नियम था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार बोल लो, पैराबोला टाइप में बोल दो, या फिर अंडाकार वस्तु के आकार में बोल सकते हो। यानी कभी वर्ताकार न घूम के दीर्घवृत्ताकार वस्तु में घूम, ठीक है। इसमें 2 लंब होते हैं, कौन कौन से? 2 शीर्ष होते हैं। एक ये होता है, एक कुछ ऐसा होगा, यहां होगा A0 और यहां होगा -A0। ऊपर की तरफ एक यहां, अगर बीच में खींचना चाहोगे तो ऊपर की तरफ 0B और ये हो जाएगा -0 -B, ठीक है। ये इस पॉइंट पे सूरज होता है, यानी किसी भी एक अक्ष पे सूरज होगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे ही सूरज होगा। ये नहीं कि वाई एक्स पे सूरज होगा, नहीं 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 नहीं, केवल मुख्य अक्ष पे सूरज होगा। और ये जो अक्ष के अनुदिश है, यही इसकी मुख्य, ठीक है। हमेशा उसके तरफ वर्ताकार पथ पे घूमते हैं और सूरज उस वर्ताकार इस परवलयाकार पथ के शीर्ष पे होता है। कभी भी A0 पे भी जा सकता है और -A0 पे भी सकता है। इसलिए कभी इस साइड में सर्दी, आधी पृथ्वी पे सर्दी होती, कभी इस साइड में सर्दी होती है, ठीक है। नो दिक्कत। हाँ, एक चीज, बार बार चीजें पूछी जाएंगी। प्रत्येक ग्रह की कक्षीय चाल समान होती है, यानी कोई भी ग्रह सूर्य की तरह चारों तरफ चक्कर लगाता है
या किसी ग्रह के चारों तरफ उसका उपग्रह चक्कर लगाता है, उसकी हर जगह हर क्षेत्र में उसकी क्षेत्रीय चाल समान हो। जब ग्रह सूर्य के समीप आएगा तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, जब सूर्य से दूर जाएगा तो उसकी चाल घट जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बताया था कि कोई कण AB दूरी पे जो दूरी तय करेगा, यानी AB समय में जो छोटी दूरी तय करेगा वही सेम समय में CD जितनी बड़ी दूरी भी तय कर लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। हमेशा आपको इतना याद रखना कि उसका पूरे परिपथ पे, यानी सूर्य के नजदीक भी उसकी क्षेत्रीय चाल समान होगी और सूर्य से दूर भी उसकी क्षेत्रीय चाल समान होगी। ठीक है, यानी एवरेजेबल दूरी समान होगी। तीसरी चीज है परिक्रमण काल, यानी एक ग्रह को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसको बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। मैंने बताया था बुध का अलग होता है, शुक्र का अलग होता है, पृथ्वी का होता है 365.14 मिनट होता है शायद, ऐसे चंद्रमा का होता है 27 घंटे कुछ मिनट का। ठीक है, हाँ, तो किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है उस ग्रह की सूर्य से दूरी का क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के। ठीक है, इससे आप सूर्य का पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाल सकते हो, उनका परिक्रमण काल भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसलिए टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब। फिर महाशय गैलीलियो ने एक चीज कही थी, क्या कही थी कि कोई भी वस्तु निर्वात में, यहां एक चीज लिखना भूल गया था, जब सभी या कोई वस्तु को निर्वात में, मेन चीज होती है कि उसको निर्वात में गिराया जाए। अगर निर्वात में नहीं गिराएंगे, अगर किसी माध्यम में गिराएंगे तो एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? जैसे एक पेज होता है, किसी ने दिमाग लगाया कि सर ने कहा था कि किसी वस्तु को भी नीचे छोड़ दे तो उन पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण समान लगेगा, लेकिन जैसे एक पेज को एक ऊंचाई से छोड़ा जाए, एक गेंद को ऊंचे छोड़ा जाए तो गेंद तो जल्दी नीचे आ जाएगी, लेकिन एक पेज क्यों नीचे नहीं है? क्योंकि वायु उस पर घर्षण बल ज्यादा लगाती है गेंद की बजाय। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति अलग है। अगर उसी पेज पे एक गेंद रख दी जाए छोटी और एक गेंद को नीचे छोड़ा जाए तो पेज वाली गेंद जल्दी नीचे आती है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। हाँ, गुरुत्वाकर्षण में जी का मान सदैव हर वस्तु के लिए समान होता है, यानी जो जी का मान आप पढ़ते हैं 9.8 गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान हर वस्तु के लिए सेम होता है, चाहे ग्रह पृथ्वी पे आके गिरे चाहे कोई सुई पृथ्वी पे आकर गिरे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि अगर चंद्रमा से एक सुई को प्रकाश की चाल से नीचे गिरा दिया जाए तो वह एक एटम जितनी घातक हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसलिए बिना पैराशूट के आसमान से नहीं कूदते। क्यों? क्योंकि घर्षण होगा, पृथ्वी उसको नीचे खींचना चाहेगी, वायु उसको ऊपर रखना चाहेगी, घर्षण ज्यादा लगेगा और आग लगने की संभावना होती है। इसलिए ही पैराशूटों पे एक शायद वायु रोधी होती है या घर्षण विरोधी होती है, एक परत होती है। एक चीज बताई थी, जब कोई पिंड आपस में घर्षण बल लग रहा है तो उनका वेग क्या होगा? वेग होगा m1 v1 m2 v2 बटा m1 m2। कोई दिक्कत नो दिक्कत। यही सेंट्रोमास यही त्वरण का सेंट्रोमास होगा, क्या होगा? m1 a1 m2 a2 m3 a3 बटा m1 m2 m3। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज लास्ट मैंने छोड़ा था, क्या छोड़ा था? 3 चीजें। जब कोई दो वस्तु हैं एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, एक ने दूसरे पे बल लगाया, दूसरे ने वापस उतना ही बल इस पे लगाया लेकिन माइनस में लगाया, यानी विपरीत दिशा से लगाया। ठीक है, इसलिए दिशा का माइनस केवल दिशा को दर्शाता है। मैंने कहा था कि जब कोई वस्तु पे आपस में बल लग रहा है, समान प्रकृति का लग रहा है, तो उस सिस्टम पे सारा बल हो जाएगा 0। अगर सारा बल 0 होता है तो उस कंडीशन में उसका त्वरण भी 0 होगा। त्वरण का सेंटर ऑफ मास 0 होगा, बल का सेंटर ऑफ मास 0 है। ठीक है, 2 चीजें कंप्लीट हो गई थी। अगर बल 0 है तो त्वरण भी 0 होगा, और अगर त्वरण 0 है तो बल भी 0 होगा। अगर किसी वस्तु में बल ही नहीं लगा तो त्वरण कहां से उत्पन्न होगा? अगर त्वरण ही नहीं है तो उस कंडीशन में कभी बल लगा ही नहीं।
अब त्वरण कैसे उत्पन्न हो सकता है? पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन, अगर उसके वेग में परिवर्तन आएगा, वेग में परिवर्तन कैसे आया? जब उस पर बल लगाया तब। बल ही नहीं लगा रहे तो त्वरण उत्पन्न हो नहीं रहा। लेकिन बट वेग कांस्टेंट हो तब भी त्वरण क्या होगा? त्वरण जीरो। ठीक है, किसी भी पिंड का हम वेग उस पूरे पिंड का नहीं, उसके सेंटर ऑफ मास का ज्ञात करते हैं। इसलिए दोनों में से एक कण गति कर सकता है, दोनों कणों में से एक कण गति कर सकता है, या दोनों भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन उनका वेग कांस्टेंट होना चाहिए, यानी जितना पहला कण चल रहा है उतना ही दूसरा चलना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कण चले और दूसरा कण स्थिर भी। ठीक है, इसलिए किसी भी सिस्टम में संघट होती है उस कंडीशन में क्या होगा? संघट होती है उस कंडीशन में उनका वेग जरूरी होता है। ठीक है, वेग नियत हो सकता है, बट त्वरण और वेग, त्वरण और बल हमेशा ऋणात्मक। ठीक है, तो अपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट एग्जाम में कुछ टॉपिक क्वेश्चन भी क्लियर किए थे, उसमें बताया था कि गतिज ऊर्जा हमेशा जितनी ज्यादा होगी उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए वी स्क्वायर समानुपाती की। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया। अब वापस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, हम नई चीजें स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आपको इतना ध्यान में रखना है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र पे कभी नहीं लगता। ठीक है, हाँ अब देखो नई चीज, यहां से स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल, वैद्युत बल की तुलना में, की तुलना में गुरुत्वीय बल कमजोर होता। अब कितना कमजोर होता है इसका आइडिया लगाने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं मान ही है, इसका वैल्यू ही है क्या? एफ जी समान एफ जी अपॉन रेशियो एफ ई होता है 10⁻⁻�43। ये मान पूछा जा सकता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का और विद्युत बल का रेशियो कितना होता है? 10⁻⁻43 होता है। ठीक है, इसलिए इतना क्षीण होता है। क्यों? देखो, ये पृथ्वी और ये सूर्य, मान लो ये सूर्य मान लो और ये पृथ्वी मान। ठीक है, सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ नजदीक खींचता है और पृथ्वी वापस सूर्य पे उतना ही बल लगाती है। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। आकर्षण बल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्युत बल में क्या होगा? ये कोई परमाणु की नाभिक है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा, जितनी कक्षा चाहो उतनी कक्षा बना सकते हो। ठीक है, अब जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक तत्व में मौजूद है। हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होता है? आकर्षण होता है, क्योंकि चिन्ह विपरीत होते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन में हमेशा आकर्षण ही हो, सॉरी प्रतिकर्षण ही हो? आकर्षण भी हो सकता है। इसलिए एक ही परमाणु, एक ऐसा छोटा भाग जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10, और नाभिक की होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, ये दोनों तत्वों में क्या होता है? आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। इसलिए बहुत ही अल्प दूरी में एक बल प्रभावी होता है, कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। इसलिए ज्यादा प्रभावी कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल। फ्रास उसकी कम है भले ही, लेकिन मजबूती ज्यादा है। विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों। अब देखो, अगर किसी परमाणु की पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह नाभिक के नजदीक होती है। अगर नाभिक के नजदीक है तो प्रोटॉन उसको ज्यादा तीव्रता से उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इसलिए पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, अब अगली चीज आती है गुरुत्वीय क्षेत्र। यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है।
गुरुत्वीय क्षेत्र या उसकी पावर, गुरुत्वीय क्षेत्र की ग्रेविटी पावर, दो चीज बोल सकते हैं। या हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है? पहली चीज ये काल्पनिक क्षेत्र होता है, काल्पनिक क्षेत्र होता है। अब ये काल्पनिक क्षेत्र क्यों होता है, इसके पीछे एक चीज, क्या आपने कभी भी ऐसा बल देखा है जो आप पे लग रहा है, या किसी वस्तु को आपने ऊपर फेंका, वह वस्तु वापिस नीचे आ गई, आपको तो नहीं दिख रहा है वह किस कारण नीचे आई? कोई ना कोई बल उस पे काम जरूर कर रहा है, इसलिए वह ऊपर जा रही थी, फिर उसको खींचा गया, इसलिए वो वापस पृथ्वी पे। ठीक है, किसी उपग्रह को हमने लॉन्च किया, हमने उस पर बल लगाया, ज्यादा बल लगाया, इसलिए वो वापस नहीं आया। इसलिए जितना बल पृथ्वी पर आदर्श से होकर पृथ्वी हम पे लगाती है, वह बल क्या होता है? वह होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र। वह कितना ऊंचा होता है, इसलिए हम उसका मान निकाल सकते हैं कि एक पृथ्वी कितनी दूरी से एक तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। या फिर कोई भी चुंबक है, चुंबक में भी एक क्षेत्र आता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी वह कितनी दूरी से एक विपरीत ध्रुव वाले चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, यानी उसकी कुछ क्षेत्र ही तो होता होगा, ये थोड़ी कि वह कहीं भी रखी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं होता। यही हो चुका, जैसे चुंबक को अपने हाथ के ऊपर रखा, एक चुंबक हमने नीचे लगाई, ठीक है, उस कंडीशन में चुंबक थोड़ा बहुत एक्टिव हो सकती है, लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक का कोई मोटा आवरण है और उसके दोनों तरफ चुंबक रखें, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके बीच में एक अवरोध। इसलिए चुंबक का ऐसा क्षेत्र या पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहां से वह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह होती जरूर है। पृथ्वी हमेशा बड़ा वस्तु हो जाएगी और एक पिंड जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वह एक छोटा पिंड हो जाए। दूसरी चीज, काल्पनिक क्षेत्र तो है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली एरिया है, अत्यंत प्रभावशाली प्रभावशाली एरिया। प्रभावशाली एरिया क्यों? क्योंकि अगर पृथ्वी का बल जितनी दूरी पे वह बल लगा सकती है, कितनी सी ऊंचाई से वह वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है। जैसे स्टेरॉइड होते हैं, वह दूर से जा रहा है, लेकिन अगर वह थोड़ा सा नजदीक होगा और पृथ्वी के क्षेत्र में होगा तो वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। ठीक है, हाँ। अब देखो इसका आकृति कैसे होता है, माना कि ये पृथ्वी होती है, ऐसे ये पृथ्वी मान सकते हो, ठीक है, ऐसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। हाँ, ये एक समोलेस्ट वस्तु है, माना कोई छोटी वस्तु है, कोई पिंड है, दो तीन पिंड है, ऐसे पिंड है, बहुत सारी पिंड है ऐसे, ठीक है। इनको ये क्या कर रही है? इनको ये नीचे की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है, और ये इसकी तरफ आ भी रहे हैं, ठीक है। ये हमेशा ये स्मॉल थिंग्स होती हैं, स्मॉल बॉडीज मान लो, स्मॉल बॉडीज होती हैं जो पृथ्वी की तरफ आकर्षित की गई है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ गति कर रही, ठीक है, किसके कारण? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। अब ये पृथ्वी आकर्षण बल किसके कारण हो रहा है? पृथ्वी में पाए जाने वाले गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण। एक बड़ी बॉडीज है, छोटी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसका फॉर्मूला क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र E बराबर F अपॉन, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होगा? गुरुत्वीय क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा? बल बटा द्रव्यमान, ठीक है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय क्षेत्र कितनी दूरी तक हो सकता है, ये आप लगा सकते हो कि वह कितने द्रव्यमान की वस्तु को कितने बल से अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। आप बल लिख लेना, बल का मान ऐड कर लेना,
और द्रव्यमान का मान ऐड कर लेना, आप गुरुत्वीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। तीसरी चीज, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि, सदिश राशि। और सदिश राशि कैसे? किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना और एक दिशा में ही खींचना। जैसे कोई वस्तु है ऊपर से, नीचे पृथ्वी है, उसको नीचे की तरफ खींचेगी, इसलिए उस पर कुछ बल भी लगा है, ठीक है, उसमें कुछ वेग भी है और साथ साथ में उसमें दिशा भी है, यानी उसमें परिमाण भी है और साथ साथ में उसमें डायरेक्शन भी है। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र कैसी राशि हुई? एक सदिश राशि। दो चुंबक को एक दूसरे के पास रखा, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रही है। अगर एक चुंबक बड़ी होगी तो वह छोटी चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, यही होता है उसका क्षेत्र। यानी बड़ी चुंबक का एक ऐसा एरिया जहां तक आने वाली किसी चुंबक या लोहे या निकल या कोबाल्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, वह उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अनेक अनेक छोटे छोटे कणों को या कुछ बड़े कणों को अपनी तरफ आकर्षित करे रखना क्या कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र का। हमें पता है कि पृथ्वी गति कर रही है लगातार, पृथ्वी अपने एक्स पे गति कर रही है, लगभग 1632 मीटर किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड के वस्तु से गति कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नीचे नहीं गिर रहे। वस्तु तो एकदम वर्ताकार घूम रही है, अपने पथ पे भी घूम रही है और वर्ताकार पथ पे भी घूम रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम नीचे नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? इसी गुरुत्वाकर्षण बल के का, इसी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के का हम नीचे नहीं गिरते। समुद्रों में पाए जाने वाला पानी भी इसी गुरुत्वाकर्षण और इसी गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण नहीं गिरता। मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक समान नियत बल हमेशा एक वर्ताकार पथ पे गति इसलिए करता है क्योंकि उस पर एक नियत बल होता है, उस पर एक नियत बल लगाया जाए तो वह नीचे गति नहीं गिरे। अब एक गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हुआ? गुरुत्वीय क्षेत्र का उत्पन्न होने का पहला कारण क्या है? एक बड़े मास या द्रव्यमान वाले पिंड द्वारा अपने आकर्षण की सहायता से उत्पन्न क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये गुरुत्वीय क्षेत्र अलग अलग ग्रहों का अलग अलग हो सकता है। जैसे आप अगर पृथ्वी पे एक छोटी सी दूरी कूद सकते हैं अगर, तो वही आप चंद्रमा पर उसी बल से आप अधिक दूरी कूद सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल है उसमें, आप अगर पृथ्वी पे 5 मीटर ऊपर उछल सकते हो तो चंद्रमा पर आप 25 मीटर ऊपर उछल सकते हो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 और उसका 2.5। अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की एक नियतांक निकालते हैं। ई बराबर, माना एफ का मान आपको दे रखा है कितना? एफ का मान आपको 80 दे रखा है, 80 न्यूटन दे रखा है, और आपका मास का मान दे रखा है आपको कितना? मास का मान आप मान सकते हो 16 केजी। यानी एक 80 न्यूटन के बल ने 16 केजी के पिंड को कितनी तरफ आकर्षित कर सकता है? तो हो जाएगा E बराबर 5 न्यूटन प्रति केजी। अब आप सोचोगे सर ये तो गुरुत्वीय त्वरण हुआ, गुरुत्वीय क्षेत्र हुआ, इसका विमा क्या होगी? न्यूटन केजी होगी। अगर न्यूटन केजी को अगर हम चेंज करें तो कितना हो जाएगा? न्यूटन केजी को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन बराबर क्या होता है? F बराबर m में होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो लिख लो 5 केजी इंटू मीटर स्क्वायर
अपॉन क्या ये सही है? केजी इंटू मीटर। हाँ केजी, हाँ त्वरण का मान, सॉरी हम गलत लिख दिया, मैं भी देखो कितना हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर ओनली हो जाएगा मीटर, नीचे हो जाएगा सेकंड स्क्वायर बटा केजी। केजी से केजी कैंसिल आउट, तो ए की विमा हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए गुरुत्वीय क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं? गुरुत्वीय त्वरण भी बोल सकते हैं। यानी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचा तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, तो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। या किसी वस्तु का वह क्षेत्र जहां से वो वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है, अगली चीज। थोड़ी सी इसको अलग चीज है। माना कि वस्तु ये, इसको बोलेंगे हम अर्थ। ठीक है, इससे r दूरी पर एक पिंड है, छोटा सा पिंड m। इसको हम बड़ा m मान लेते हैं, इसको हम छोटा m मान लेते हैं। एक बड़े पिंड से r दूरी पर एक छोटा पिंड है m। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है r, या दूरी कितनी है r। तो बड़े पिंड द्वारा छोटे पिंड पे लगाया गया बल कितना हो जाएगा? देख लो, हमें पता है कि E बराबर F अपॉन M, ये होता है गुरुत्वीय क्षेत्र का फॉर्मूला। इन दोनों के में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बराबर G बड़ा M छोटा m अपॉन स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। यहां से कुछ ऐसा मान निकालेंगे जो हमें विभव के मान में भी काम आएगा। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 से f का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, तो रख लो f बराबर, सॉरी E बराबर हो जाएगा G बड़ा M छोटा m। वहां क्या था? वहां छोटा m होगा, इसलिए छोटा m, इसलिए r स्क्वायर। E से m कैंसिल आउट, तो E बराबर क्या मान बना? E बराबर बना G M R स्क्वायर। ठीक है, ये मान विद्युत विभव में क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ m है, विभव में क्या हो जाएगा? विभव में क्यों हो जाएगा? क्यों, सॉरी क्यों, क्यों 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 क्यों, हाँ क्यों, ये आवेश चार्ज, चार्ज को किसे लिखते हैं? क्यों से। आर सेम, इसलिए दो पिंडों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान भी उतना ही होगा। के का मान अलग होता है, के का मान होता है 9 गुणन 10 की पावर 9, और वो होता है जी एम आर स्क्वायर। जी का मान अलग है, वह गुरुत्वीय नियतांक है, ये स्थिर विभव नियतांक है। ठीक है, हाँ तो ये मान हमेशा याद रखना। पर इसलिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट, एक क्षेत्र बड़ा होना चाहिए एवं एक पिंड छोटा होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक पिंड बड़ा होना चाहिए और एक पिंड छोटा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना अन्यथा काम नहीं करेगा। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल या सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र भी, गुरुत्वीय एरिया भी अभिकेंद्रीय बल के के की तरह, यानी की तरह हमेशा केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ। ठीक है, हाँ जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र भी क्या होता है? वस्तु को अपनी तरफ खींचेगा, और ये काम क्या करता है? अभिकेंद्रीय बल वस्तु को हमेशा केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास
गुरुत्वीय त्वरण हमेशा अभिकेंद्रीय बल के तरह ही होगा, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र भी हमेशा आकर्षण करेगा और अभिकेंद्रीय बल भी हमेशा आकर्षण करेगा, हमेशा त्रिज्या के अनुदिश होगा। अब हम माने कि लगभग 2 से ज्यादा वस्तु लेते, इतनी देर हम माने केवल पृथ्वी और एक छोटे पिंड के बीच का गुरुत्वीय क्षेत्र मान रहे थे कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, इतना ही मान रहे थे। लेकिन अगर हम माने कि बहुत सारी वस्तुएं एक दूसरे के साथ मिली हुई है या एक संगठ के तौर पे है या एक ग्रुप के तौर पे है, तो उनके द्वारा लगने वाला कितना बल होगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु है m, या किसी पॉइंट को मान लेते हैं, इसके अनुदिश अलग अलग 4 पिंड मान लेते हैं, 4 मानो 5 मानो कितने भी पिंड मान सकते हो। ठीक है, पहला पिंड मान लो ये m1, दूसरा m2, तीसरा m3 और चौथा m4। अलग अलग पिंड हैं, इन सभी के द्वारा एक केंद्र पे कोई वस्तु मान सकते हो, x वस्तु मान सकते हो, इस पे लगाया गया, इस x वस्तु से इन सभी पिंडों का आकर्षण होगा। तो मान लें कि पहला और इस वस्तु के बीच में कितना आकर्षण लगेगा, E का मान कितना होगा, तो होगा gm(r²) m1, ये हो जाएगा gm2(r²), इसका विद्युत क्षेत्र इसका हो जाएगा gm3(r²), इसका हो जाएगा gm4(r²). ये gm4(r²) क्यों लगाया है, ये लगाया कि किसी वस्तु का कितना क्षेत्र होगा, कितना क्षेत्र होगा, यानी सभी वस्तुओं ने अलग अलग एक जगह मिलकर कितना बल लगाया, ये इसका इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सभी वस्तुओं ने मिलकर एक वस्तु पे कितना बल लगाया उसको बोलते हैं उसका गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसका एक जगह मान निकालना चाहोगे तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर E1 E2 E3 प्लस E4। यहां सारी चीजें हमेशा सदिश क्रम में होगी, ये चीजें हमेशा याद रखनी, सदिश रूप में। हाँ, यानी सभी वस्तुओं का अलग अलग विद्युत क्षेत्र जब एक वस्तु पे मापा जाए तो उनका हमेशा सदिश योग मापना है। बस केवल इतना ध्यान। एक चीज और याद रखनी है कि अगर कोई वस्तु ऐसी है, माना कि एक कमरा है, 4 उस पे वस्तु उसके कोने पर रखी हुई है, तब उसके सेंटर पे, या कोई वस्तु वर्ताकार है, उसके सेंटर पे, उसके परिपथ पे कितने भी पिंड हो सकते, बहुत सारे पिंड भी हो सकते। इन सारे पिंडों द्वारा इसके केंद्र पे जो फील्ड होगा वह सेंटर पे हमेशा 0 होगा, यानी वस्तु के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा, 0। किसके सहायता से निकाल सकते हैं, E बराबर gm(r²). ठीक है, हमेशा देखो ऊपर वाले पिंड होंगे, ये काम कैसे करेंगे, ये नीचे वाले पिंडों के लगाए गए गुरुत्वीय क्षेत्र को निरस्त करते हैं। दो ने इस दिशा में लगाया और दो ने इस दिशा में लगाया, सभी ने केंद्र पे लगाया, इसलिए केंद्र पे मान क्या होगा, 0। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मान होंगे। अब देखना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां कहां कितना ज्यादा। हमेशा याद रखना है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर इसका मान ज्यादा होगा, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उसका मान में परिवर्तन आएगा। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पे इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ। पहली चीज है जी को क्या लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पहला लिखना है, अगर पृथ्वी से h हाइट
ऊपर जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। क्यों कम होगा ये भी बताएंगे। यानी जैसे जैसे हम वस्तु से ऊपर जाते जाएंगे, पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाएगा। जैसे पृथ्वी से 32 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अलग अलग सतहों पर मान बढ़ता है, उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का मान भी कम होगा। दूसरी चीजें प्रूव करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कितना होगा। अगर पृथ्वी से अंदर या डी गहराई नीचे जाएं तो जी का मान घटता जाएगा। ठीक है। हाँ, चाहे पृथ्वी से ऊपर जाओ और चाहे पृथ्वी से नीचे आओ, हमेशा मान घटता हुआ ही प्रतीत होगा। लेकिन अगर यही मान हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये पृथ्वी है, मान लिया कि ये एक पृथ्वी है, ये इसकी आर परिपथ है। हम इस आर परिपथ से भी कुछ आगे जाएंगे एच, यानी जैसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या थी, उस त्रिज्या को भी पार करके हम आगे निकल गए हाइट, एच हाइट पे या नीचे की तरफ। तो क्या परिवर्तन आया, हमें पता है कि एफ बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है, ये होता है। दूसरी चीज, हम हमेशा पृथ्वी पर मौजूद होते हैं, तो हमेशा हमारे पे गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, वजन की टर्म पे। मानव शरीर क्यों, जो भी वस्तु पृथ्वी पर उन पे मानव शरीर या अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण वजन के रूप में मिलता है। क्या फॉर्मूला होता है उसका, फॉर्मूला होता है W बराबर mg। W बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मैंने कहा कि W बराबर mg, ये भी किसका फॉर्मूला होता है, ये भी गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है। और दूसरा F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर, ये भी किसका फॉर्मूला है, गुरुत्वीय त्वरण। एक हमने अभी फॉर्मूला और निकाला था, G बराबर क्या होता है, Gm r स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का रियल मान होता है G बराबर Gm अपॉन r स्क्वायर। मान सेम रखें तो क्या हो जाएगा, W डैश के कारण परिवर्तन G बट्टा W के कारण परिवर्तन G। ये मान इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना कि पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम पढ़ाएंगे कल, जहां हम कक्षीय चाल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसलिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना।